हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 10 है गुरुत्वाकर्षण, मतलब ग्रेविटेशन। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 और 9 में हमने वस्तुओं की गति के बारे में और बल को गति के कारक के रूप में जाना, है ना, उसका अध्ययन किया। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और हम हमेशा देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु पृथ्वी की ओर ही गिरती है। और हम ये भी जानते हैं कि सभी ग्रह, है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर और चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। तो आइजैक न्यूटन, उन्होंने इस तथ्य को समझा कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है, और उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। ओके, और हम इस चैप्टर में द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा 10.1 है गुरुत्वाकर्षण। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई पर जाकर, मतलब कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। तो कहते हैं कि जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा, तो सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? तो क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? तो उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है, और उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, बल्कि पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, और वो अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा की गति को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम एक धागे का टुकड़ा लेंगे और उसके एक सिरे पर छोटा सा पत्थर बांध देंगे, और धागे के दूसरे सिरे को पकड़कर पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाएंगे, मतलब अपने चारों ओर घुमाएंगे। ठीक है, तो पत्थर की गति की दिशा को देखेंगे, और अगर हम धागों को छोड़ देते हैं तो फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखेंगे। तो धागा को छोड़ने से पहले और पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है, और प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है, और दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण भी शामिल होता है। तो जिस बल के कारण यह त्वरण होता है और जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। ओके, और इस बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। फ्रेंड्स, इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता। मान लो हम उसको घुमाते तो वो गोल नहीं घूमता, वो एक सरल रेखा में गतिशील होता। ठीक है, और ये सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। आप यहाँ देख रहे हो, एक वृत्त है और ये उसका केंद्र है। तो मान लो हम यहाँ पर खड़े होकर पत्थर को ऐसे चारों तरफ घुमाते हैं, है ना, तो और ये उसके ऊपर से एक सरल रेखा है ना, एक सीधी रेखा जो वृत्त से केवल यहाँ पर इस बिंदु पर मिलती है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। ओके, ये क्या है? स्पर्श रेखा कहलाएगी। फ्रेंड्स, इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो मैं यही समझा रही थी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण, है ना,
और अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है। और यदि ऐसा कोई बल ना हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा, इस तरह से। ठीक है, आपको पता है कि चंद्रमा इस तरह से चलता है। अगर यह बल ना हो, अभिकेंद्र बल ना हो, तो चंद्रमा सीधी सरल रेखा पर गति करता। ठीक है, तो ये देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते? सोचिए। तो फ्रेंड्स, गति के तीसरे नियम के अनुसार, है ना, सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि हमने समीकरण 9.4 में देखा था। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको 9.4 का समीकरण क्या था हमारा। ये आप देख रहे हो, F = ma। ठीक है, तो इस समीकरण से इस समीकरण से पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख पाते। और इसी तर्क का विस्तार यह जानने के लिए किया गया है कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पहले की तरह तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य और ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। और मतलब इस तथ्य के आधार पर न्यूटन ने ये निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व में जितने भी पिंड हैं सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वस्तुओं के बीच ये आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा हुई। और फिर ये नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना। अब हम 10.1 का 1 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसके बारे में जानेंगे। तो विश्व का प्रत्येक पिंड, है ना, प्रत्येक अन्य पिंड को मतलब किसी दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल दोनों पिंडों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से समझते हैं, इस डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, इस सार्वत्रिक नियम को समझने से पहले मैं ये न्यूटन के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो सर आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रैंथम के निकट विल्सोथोर्प में हुआ था। और कौन से सन में? तो 1642 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1727 में। फ्रेंड्स, विज्ञान के इतिहास में वो प्रायः सबसे अधिक मौलिक और प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। और वे एक निर्धन कृषक परिवार से थे, लेकिन वो खेती के काम में कुशल नहीं थे। और 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई। ठीक है, तो इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उनकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल और गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने के लिए प्रेरित किया।
इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें विशिष्ट बात ये थी कि उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, पर वे उनके महत्व को समझाने में असफल रहे। फ्रेंड्स, न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों को प्रतिपादित किया और उन्होंने उन्होंने प्रकाश और रंगों के सिद्धांतों पर भी काम किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। फ्रेंड्स, न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की जिसे कलन कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, और इसका उपयोग उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले के व्यवहार इस प्रकार होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। ठीक है। न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिकी विज्ञान के ढांचे को ही बदल दिया और 17वीं शताब्दी के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में न्यूटन ने कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो और एक दो वैज्ञानिक थे, उनके योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नई शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित करके प्रस्तुत किया। और ये एक अलग बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, फिर भी उनकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था और इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई। इससे ये सिद्धांत सरल और अधिक परिष्कृत हो गया। तो फ्रेंड्स, ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित हैं। ओके फ्रेंड्स, न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का भी अनुमान लगाया। कैसे लगाया? तो ग्रहों की गति के अध्ययन में उन्होंने मतलब बहुत गहरी रुचि थी उनकी और 16वीं शताब्दी तक अनेक जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित किए। आप जानते हो जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए जिन्हें केपलर के नियम भी कहा जाता है। ये नियम क्या थे? तो पहला था कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के फोकस पर होता है। दीर्घवृत्त मतलब वृत्त तो ये गोला, ये वृत्त हो गया और दीर्घवृत्त मतलब ये ऐसे। ठीक है। तो दीर्घवृत्त के केंद्र में कौन था? तो सूर्य था। ठीक है। तो दूसरा नियम उनका क्या था? तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि मतलब मान लो कोई यहाँ पे देखते हैं, ये हम यहाँ पर केपलर के जो 3 नियम हैं उसके बारे में देख रहे थे। तो मान लो यहाँ पर इस चित्र में ये O क्या है? तो ये सूर्य की स्थिति है। ठीक है। तो इसके दूसरे नियम के अनुसार क्या था? तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है। तो इस प्रकार यदि A से B तक की गति करने में लगा समय C से D तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB और क्षेत्रफल OCD बराबर होंगे। ठीक है। तो तीसरा नियम क्या था इनका? सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य से चारों ओर मतलब परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है, या फिर इसको 3/T2। तो ये क्या है? ये स्थिरांक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए, है ना? केपलर ने कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए, बल्कि न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण
क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण ही वह बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। और एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए इसको गणितीय रूप में देखते हैं। इसका समीकरण हमको कैसे प्राप्त होता है ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए m मतलब कैपिटल M, ओके, और m द्रव्यमान के दो पिंड हैं, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा, मैं ये नहीं बता पाई थी आपको, ये दो पिंड हैं m द्रव्यमान के। ठीक है, तो A, पिंड A और B एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ठीक है, A और B एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। तो मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल, इन दोनों के बीच आकर्षण बल क्या है, F है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब कैसे, Fm इंटू m। ठीक है, तो ये हमको पहला समीकरण प्राप्त हो गया। मैंने क्या बताया कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। मतलब F इज इक्वल टू m इंटू एम, सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा, Fm इंटू m। तो ये हमारा पहला समीकरण है। फिर दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब F1/d2। तो ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया हमको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये हमारा दूसरा समीकरण। तो समीकरण 10.1 तथा समीकरण 10.2 से हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो Fm इंटू अपॉन d2। तो ये हमारा क्या है, तीसरा समीकरण 10.3। या इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, F बराबर G m इंटू m अपॉन d2। तो ये हमारा चौथा समीकरण। तो यहाँ पर G क्या है, तो G एक अनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसका वज्र गुणन करने पर समीकरण 10.4 से हमको प्राप्त होगा ये आगे का। ठीक है, तो F इंटू d2 इज इक्वल टू G m इंटू m, या फिर G F d2 अपॉन m। तो ये हमारा हो गया पांचवा समीकरण। ठीक है, तो समीकरण 10.5 से मतलब इसमें बल, दूरी और द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमको G का SI मात्रक प्राप्त होगा, जो कि क्या है, Nm2 किलोग्राम का वर्ग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, इसका G का या गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने 1731 से 1810 में एक सुग्राही तुला का उपयोग करके G का मान ज्ञात किया। ओके, तो G का वर्तमान और सर्वमान्य मान क्या है, तो 6.673 इंटू 10 का वर्ग कितना है, 11। ठीक है, Nm2 kg का वर्ग। तो ये क्या है, G का सार्वत्रिक मान है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। ओके, और सार्वत्रिक नियम से क्या मतलब है, तो यह नियम सार्वत्रिक है कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। ठीक है, और व्युत्क्रम वर्ग क्या है, तो एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ ये है कि यदि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो एफ का मान 36वां भाग रह जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 10⁻22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 10⁻5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो ये हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक मान क्या था, 6.7 10⁻11 Nm का वर्ग kg का वर्ग। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान जिसको हमने कैपिटल M माना है, तो ये कितना था 6×10⁻24 किलोग्राम। चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m कितना था 7.4 10⁻22 किलोग्राम। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, d बराबर 3.84 10⁻5 किलोमीटर। ठीक है, तो 3.84 10⁻5 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 m। तो 3.84 10⁸ m। तो यहाँ पर g बराबर 6.7 10⁻11 Nm का वर्ग kg का वर्ग। तो यहाँ पर समीकरण 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। F बराबर जी m इंटू m/d2। ये हमने 10.4 जो समीकरण हमको प्राप्त किया था उस पे हम इस मान को रख देते हैं। तो 6.7 10⁻11 Nm का वर्ग kg का वर्ग, फिर 6 10⁻24 किलोग्राम, फिर 7.4 10⁻22 किलोग्राम बटे 3.84 10⁸ m का वर्ग। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमको 2.01 इंटू 10⁻20 n प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही क्या है, तो यही पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल होगा। ठीक है, कितना हुआ 2.01 गुणित 10⁻20 n, n मतलब न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक एग्जाम्पल भी देख लिया। हमारा नेक्स्ट है 10.1 गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो इसका सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, तो फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण एक सार्वत्रिक नियम है जैसा कि हमने पढ़ा। तो अनेक ऐसी बहुत सारी परिघटनाएं हैं जिसको ये बहुत ही सफलतापूर्वक व्याख्या करता है, जो कि पहले असंबद्ध मानी जाती थी। जैसे कि पहला है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या करना सरल नहीं था, परंतु इस गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा इसको बहुत ही सफलतापूर्वक इसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10.2 मुक्त पतन। फ्रेंड्स मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक पत्थर लीजिए और उसको ऊपर की ओर फेंकिए, तो एक निश्चित ऊंचाई तक
पहुंचता है और उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है ना। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को और अपनी ओर आकर्षित करती है और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो जब वस्तुएं जो हैं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। ठीक है। तो क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है या गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है और जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण काम करता है, मतलब त्वरण वहाँ पर कार्य करता है। ठीक है। और ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। ओके। तो इसलिए त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी से, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? स्मॉल जी। और इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक वही है जो त्वरण के लिए है, मतलब ms2, मतलब ms का वर्ग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, गति के दूसरे नियम से हमें ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। और मान लीजिए हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया है ना पत्थर वाला, तो पत्थर का द्रव्यमान स्मॉल m है और हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है और इसे स्मॉल जी से हम निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण F, मतलब F, तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F बराबर mg। ठीक है। और यहाँ पर हमको ये एक समीकरण 6वां प्राप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, समीकरण 10.4 और 10.6 से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो mg इज इक्वल टू जी m अपॉन d2 या फिर g इज इक्वल टू जी m अपॉन d2। तो ये हमको 7वां समीकरण प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ये m क्या है? तो m पृथ्वी का द्रव्यमान है और d क्या है? तो d वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ओके। तो फिर मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या उसकी सतह के पास है ना, पृथ्वी पर या उसकी सतह के पास है, तो हम समीकरण, इस जो समीकरण 10.7 समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें दूरी d और पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ओके होगी। ठीक है। तो इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी हुई वस्तु के लिए हम नीचे देखते हैं mg इज इक्वल टू जी m इंटू m अपॉन r का वर्ग। ठीक है। तो ये हमको 8वां समीकरण प्राप्त हो गया। फिर g इज इक्वल टू जी m अपॉन r2, तो यहाँ पर हमको 9वां समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। तो पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, बल्कि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से वृक्षवत की ओर जाने पर बढ़ती है। ओके। मतलब आपको पता ही है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर जाने पर, है ना, ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। इसलिए g, मतलब स्मॉल g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है और अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जो स्मॉल g है ना, गुरुत्वीय त्वरण है, उसके मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण किससे प्राप्त होगा? तो इस समीकरण से प्राप्त होगा। ठीक है। 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है, g बराबर जी m अपॉन d2। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 10.2 का 1 गुरुत्वीय त्वरण g के मान का परिकलन, हमने मुक्त पतन के बारे में देखा। अब हम गुरुत्वीय त्वरण g के लिए के मान का परिकलन करते हैं। ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान का परिकलन करने के लिए हमें समीकरण 10.9, मतलब ये वाला जो समीकरण है उसमें
जी, एम और आर के मान रखने होंगे। जी, एम और आर के मान रखने पर तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या है? जी बराबर 6.7 गुणित 10 का घात 11 एन का वर्ग के जी का वर्ग। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मिला था हमको? m बराबर 6.10 का घात 24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या क्या थी? तो r बराबर 6.4 गुणित 10 का घात 6 m। तो यहाँ पर हम g बराबर g बराबर GmR2। तो इसको हम मान इसमें रख देते हैं 6.7 10 का घात 11 Nm का वर्ग kg का वर्ग 6 10 का घात 24 किलोग्राम बटे 6.4 10 का घात 6 मीटर का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर हमको 9.8 मीटर का वर्ग प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? कितना प्राप्त हो गया हमको? जी बराबर 9.8 मतलब 9.8 ms का वर्ग। ठीक है, यही क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए।